नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में गंगा नदी का कटाव कहर बनकर टूटा है। भेरिया तहसील के चक्की नरौंगा गांव में हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। शनिवार को देखते ही देखते 5 मकान और 5 दुकानें गंगा में समा गई। इस खौफनाक मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह गंगा का तेज बहाव गांव को निगल रहा है। स्थानीय विधायक जयप्रकाश अंचल मौके पर निरीक्षण कर कटाव को लेकर प्रशासन और बाढ़ खंड विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, लोग पलायन को मजबूर है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस गंभीर स्थिति पर कब तक एक्शन में आते हैं। देखिए, गंगा नदी के जो चक्की नौरंगा में आए दिन कटान हो रही है, इससे पूर्व में कई बार विधानसभा में प्रश्न लगा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके, जल शक्ति मंत्री जी को पत्र लिख करके, प्रमुख सचिव को पत्र लिख करके मैंने बार बार अवगत कराने का कार्य किया था कि चूँकि वो बिहार के जवैनिया गांव से सटा हुआ गांव चक्की नौरंगा है और हमारे जनपद के और हमारे विधानसभा के एकलौती ग्राम पंचायत है जो गंगा उस पार भुआल छपरा नौरंगा है। और उस ग्राम पंचायत के पूर्वा चक्की नौरंगा जो बार बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी एक भी परियोजना सरकार द्वारा न दिया जाना कहीं न कहीं सरकार और अधिकारियों की घोर अनियमितता कही जाएगी। अवगत कराया गया, अगर अधिकारियों द्वारा उस पर परियोजना बना करके धन स्वीकृत करा दी गई होती तो शायद 125 से अधिक मकाने धराशायी हो गए हैं, गंगा नदी में विलीन हो गए हैं। आज उस आबादी को पूछने वाला कोई नहीं है। हमने शुरू में ही अवगत कराया तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक कि वहाँ रोकथाम के लिए कोई तत्काल कार्रवाई किया जाए। हमने एक्सीएन से भी बार बार कहता रहा, लेकिन एक बार भी उसने उतनी बड़ी आबादी पर कोई दृष्टि नहीं दिए। आज उसी की देन है और बाढ़ विभाग के तो सारे अधिकारियों ने मिल करके उस गांव को बर्बाद करने का जिम्मेदारी उन सबों के ऊपर है। बहराइच से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित बीएससी नर्सिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेज की प्रिंसिपल उनके मानसिक, शैक्षणिक और आर्थिक शोषण में लिप्त है। इस मामले को लेकर छात्रों ने अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिससे गंभीरता से लेते हुए डीएम अक्षय त्रिपाठी ने 4 सदस्यीय जांच समिति के गठन के आदेश दिए हैं। जांच समिति में शामिल है नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी सदर, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार गौतम और जिला विद्यालय निरीक्षक। डीएम ने निर्देश दिया है कि जांच समिति 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे। फिलहाल कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखना होगा कि इस गंभीर प्रकरण में जांच क्या निष्कर्ष आती है। यहाँ सब इस्तीफा मांग रहा है, अगर इस्तीफा लेके आओगे तभी बात होगी, उसके आगे कोई बात नहीं होगी, कोई नहीं सुनेगा। मर जाता है कौन जिम्मेदार होगा? आज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक हृदय विदारक सड़क हादसा सामने आया है। थाना तंबोर क्षेत्र के काशीपुर गांव में के पास एक युवक की बाइक सांड से टकरा गई और वहां सड़क किनारे लगे ब्लेड युक्त तार पर गिर गया। तार की धार इतनी तेज थी कि युवक की गर्दन कट गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बताया जा रहा है कि युवक काशीपुर में अपने गांव खमरिया शेखपुर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घटना सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जिम्मेदारी कौन? इस दर्दनाक हादसे में प्रशासन और स्थानीय निकायों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्लेड युक्त तार जैसी घटक संरचनाएं आखिर सार्वजनिक जगहों पर क्यों लगाई जाती है? क्या ऐसे मामलों में किसी की जवाबदेही तय होगी? थाना क्षेत्र के कमरिया गांव के जहां पर यह जौन है या यूपी 34 AW 4436 ये जौन है अपने घर से बढ़ेनपुरवा कमरिया से काशीपुर चौराहे जा रहे थे। आकस्मिक क्या कारण रहा पता नहीं। ये जो ब्लेड के लगे कटीले तार हैं इसी में फंस कर के जान चली गई। भारत और पाकिस्तान के बीच आज खेले जाने वाले एशिया कप मुकाबले से पहले राजधानी लखनऊ में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। NSUI कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने BCCI के पुतले पर कालिख पोतते हुए मैच को रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालत बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें इको गार्डन स्थित धरना स्थल भेज दिया गया। NSUI का कहना है कि जब सीमा पर तनाव है तो पाकिस्तान के साथ कोई खेल संबंध नहीं होने चाहिए। गौरतलब है कि आज रात 8 बजे दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का बहुप्रतीक्षित मुकाबला खेला जाएगा। मैच को लेकर देश भर में उत्साह तो है ही, लेकिन कुछ जगहों पर विरोध के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, BCCI मुर्दाबाद। ये मैच ये शहीदों का देश बड़ा है। यह मैच कि जवाब देना होगा BCCI को। हम तो जानते हैं देश बड़ा है, पूरी तरीके से निराधार है और देश का मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरीके से एक बिजनेस बना दिया गया भारतीयों के भावनाओं को जो आहत किया गया है उसके विरोध में। एक तरफ पाकिस्तान के लोग हमारे देश के लोगों को मारते हैं, ऊपर से ये लोग मैच खेल रहे हैं। इससे शर्मसार बात क्या हो सकती है? पूरा विश्व हंस रहा होगा हम पर। एक तरफ उनको दुश्मन मानते हैं, दूसरी तरफ से किस मुंह से ये मैच खेल रहे हैं। दूसरी तरफ से ये इसके विरोध में है कि मैच सरासर नहीं होना चाहिए। ये देश की जनता की भावनाओं को आहत कर रहा है। क्या कुछ मांगे? हमारी मांगे यही है, इस मैच को रद्द किया जाए। बस यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। देश सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी जो शहीद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्या सुनी। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर और समयबद्ध ढंग से किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जन सुनवाई शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया सामने आई है। बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य और सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यहाँ भी कहा है कि फैसले में कुछ बिंदु ऐसे हैं जो उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि फाइनल जजमेंट में मुस्लिम पक्ष की बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। आपको बता दें कि वक्फ संपत्तियों को लेकर देश भर में विवाद और बहस का विषय बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर अब सबकी निगाह है। सुनिए। It is expected that the Honorable Supreme Court will give its interim order related to Waqf Amendment Act 2025. All India Muslim Personal Law Board and many other individuals and organizations have challenged this Amendment Act in the Supreme Court, and all the Muslim communities are looking towards the Supreme Court for justice, and our advocates have put before the court that Waqf is an integral part of Islam, and no amendment should be made which are against the laws of Islamic Shariat or Muslim personal laws. And there are many amendments which are basically against Article 14, 15, 16, 25, 26, 300A of our Constitution, inclusion of non-Muslims in Waqf Board, and an elected democratically elected Waqf Board is being converted into a nominated board. Similarly, the inclusion of Limitation Act and the omission of Waqf by user, and the condition that if a person want to make a Waqf or create a Waqf, he must be a practicing Muslim for at least 5 years, and the provision that there will be no Waqf, new Waqf would not be created in tribal areas. So we are of the view that as far as religious freedom is concerned, there are a number of provisions which are basically against the freedom of religion guaranteed by the Constitution of our country. देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उस फैसले का सरकार और दोनों पक्ष जो रीट दाखिल किया है वक्फ बोर्ड नियम नियमावली के खिलाफ, उसको भी मानना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा, हम सबको मानना पड़ेगा। जो भी फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसको सब लोग मानेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। गांधीनगर रिट्रीट फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हॉट एयर बैलून में सवार हुए, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही बड़ा हादसा टल गया। तेज हवाओं के चलते बैलून असंतुलित हो गया और बर्नर में निकली आग की लपटें बैलून के कपड़े तक पहुंच गई। हालत बिगड़ते देख सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत सीएम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि बैलून उड़ने वाले पायलट के पास वेट लाइसेंस नहीं था और जिस इवेट कंपनी ने कार्यक्रम का संचालन किया, लालू जी एंड सन्स, वह पहले से ब्लैक लिस्टेड है, जबकि नियमों के मुताबिक DGCA से लाइसेंस और एयर ऑपरेटर परमिट अनिवार्य होता है। सवाल यहाँ है कि सीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? सुनिए आगे। ये हमारे प्रदेश का एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय सीएम मोहन यादव जी, जो स्वयं गृह मंत्री भी, जो कहीं पर किसी कार्य के लिए जाते हैं, वो वहां उस हॉट स्टिक गुब्बारे में होते हैं और उसमें इस तरह का हादसा हो जाता है। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है और ये एक सीएम साहब के लिए नहीं, जब सीएम साहब भी खुद मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो फिर ये आम जनता का क्या उसके पहले उस कंपनी का लाइसेंस देखा गया? जो पायलट
उसको जिसको उड़ाना था उसका लाइसेंस था क्या, कंपनी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं थी, इन सारी बातों की जानकारी पहले क्यों नहीं ली गई। सीएम साहब के जाने के बाद सीएम साहब उस बलून में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी वीडियो देखने में आ रहे हैं कि बहुत देर तक तो उसे प्रयास किया गया और प्रयास करने के बाद उड़ाने का प्रयास किया गया और उसमें घटना घट गई, आग लग गई। कल से अगर ये बलून उड़ जाता, थोड़ी हाइट पे चले जाता, सीएम के साथ उसमें सीएम साहब उसमें रहते और हादसा हो जाता, तो क्या किया जाता है इसको। यह कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी इसमें कहीं न कहीं गलती की गई है, और वो भी उस एरिया में जहां सीएम साहब के पहले भी काफिले के अंदर उसी से सटे जिले में उनके काफिले में डीजल में भी गड़बड़ हो चुकी है। तो सीएम साहब के साथ ही जब इस प्रदेश में चूक हो रही है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या, और उस परिस्थिति में जब सीएम खुद गृह मंत्री भी हैं और घटना घट जाने के 24 घंटे के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का उस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आ रहा है, ये बहुत सारी बातों पर फोकस कर रहा है। ये घटना कहीं एक नहीं है, घटना का घटना, और उस पर एक्शन नहीं लेना, संबंधित कंपनियों पर एक्शन नहीं लेना, संबंधित अधिकारियों पर एक्शन नहीं लेना, माननीय मुख्यमंत्री जी पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है कि जब आपकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है और आप उसमें 24 घंटे के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, संबंधित पेपरों में सब आ रहा है, न्यूज़ों में सब आ रहा है कि वहां पर गलतियां हुई है, भारी चूक हुई है, उसके बाद भी आपके द्वारा किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इससे एक बहुत बड़ी चूक का अनुमान लग रहा है। कहीं ना कहीं सबकी इसमें आपस में मिली भगत का अनुमान लग रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके ही साथ जब इस तरह की चूक होगी तो आम जनता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। आप इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सके, इस पर गौर करते हुए संबंधितों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इस पे आगे एक्शन लें। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस प्रवक्ता, धार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बार फिर बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला सियान कोतवाली क्षेत्र के गढ़ बुलंदशहर के स्टेट हाईवे पर स्थित देवी मंदिर के पास का है, जहां बारात चढ़त के दौरान गाने बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं और पुरुष सरेआम एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मारपीट इतनी बढ़ गई कि मामला सड़क पर हंगामे में तब्दील हो गया। सूचना पर सियाना पुलिस और मौके पर पहुंची और हालत को काबू में किया। हालांकि अभी तक किसी पक्ष की ओर से थाने में तहरीर नहीं दी गई है। फोटो खींच ले विशाल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेशनल हाईवे 44 NH 44 पर भूस्खलन के कारण भीषण जाम लग गया है। ये भूस्खलन सिंगल लैंड हिस्से पर करीब 300 मीटर तक फैला हुआ है, जिसके चलते सैकड़ों ट्रक और हल्के वाहन धीमी गति से फंसे हुए हैं। उधमपुर के ट्रैफिक DSP जतिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पहाड़ काटकर अस्थायी सड़क बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन यह रास्ता भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस वजह से प्रति घंटे केवल 40 ट्रकों को ही निकला जा पा रहा है और एम्बुलेंस व दूसरे जरूरी वाहनों को रास्ता देने के कारण भीड़ और बढ़ जाती है। फिलहाल उधमपुर से थरथ तक का सफ़र आम दिनों की तुलना में करीब 2 घंटे लंबा हो गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। देखिए, ट्रैफिक नेशनल हाईवे जो
जम्मू से फेस वाइज में छोड़ा जा रहा है, वो आके हमारे उधमपुर में भी आपने देखा कि काफ़ी जैमिंग क्रिएट होती है। और अपना जो हमारा इलाका है मेन बॉटल नेक, जो उधमपुर के 4 किलोमीटर आगे थर्ड का इलाका, जहाँ पे एक बहुत ही लैंडस्लाइड, एक काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड तकरीबन 300 मीटर का हुआ था, उसके चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेस्टोरेशन वर्क किया था। तकरीबन 300 मीटर यहाँ जो पहाड़ था उसको काट के रोड बनाई गई थी, पर ये टेम्पररी रोड थी, ये प्रॉपर रोड नहीं थी। सरफेसिस की ऐसी नहीं थी कि प्रॉपर गाड़ियाँ चल सकें जैसे पहले की फ्रीक्वेंसी में गाड़ियाँ चलती थी। और सबसे बड़ा कारण जो ट्रैफिक जैमिंग का है, आप देख रहे हैं थर्ड के इलाके में ये जो पस्सी का एरिया है, लैंडस्लाइड एरिया है, जहाँ पे 1 घंटे में तकरीबन हमारे 40 ट्रक भी नहीं निकल पाते। कभी आगे से एम्बुलेंस आ रही है, कभी यहाँ से ऊपर से चनैनी की तरफ से काफ़ी ट्रैफिक हैवी ट्रक्स आ रहे हैं, SRTC की गाड़ियाँ और फ्यूल टैंकर जो आ रहे हैं, उसके चलते अपोजिट लेन में जो हमारा ट्रैफिक है वो इफ़ेक्ट होता है। इसी के चलते आप देख रहे हैं कि उधमपुर से लेकर थर्ड तक तकरीबन आपको 1-2 घंटे लगेंगे अगर आपने किसी छोटे व्हीकल में यहाँ पे ट्रैवल करना हो। तो ये एक बड़ा कारण है कि हमारा जो अभी टेम्पररी हाईवे रिस्टोर हुआ है, ये अभी रोड चलने के, ट्रकों के चलने के लिए, हैवी ट्रक्स के लिए विदाउट ट्रबल ये रोड चलने के काबिल नहीं हुई है। तो ये टेम्पररी अरेंजमेंट है नेशनल हाईवे की तरफ से, जिसके कारण जो हमारा काफ़ी तकरीबन 2000 ट्रक्स जो था रुका हुआ था फलाटा में, सलोरा में, संगूर में, रेलवे और जखैनी में, वो कुछ एक हमने रात को तकरीबन 450 ट्रक्स जो निकाले थे। और जखैनी का जो ट्रैफिक था, छोटे LMVs, छोटी गाड़ियाँ, वो भी निकाली गई थी। लेकिन अभी भी कुछ तकरीबन 200 ट्रक्स आप देख रहे हो कि जखैनी के पीछे चौक में अभी भी लाइन में खड़ा है और आगे की तरफ काफ़ी जैमिंग है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हाईवे बेटर होगा, क्योंकि ये कहावत है कि बेटर हाईवे बेटर ट्रैफिक। हाईवे के ऊपर भी निर्भर करता है कि ट्रैफिक अच्छी तरह चल सके। तो हाईवे अच्छा नहीं होगा तो ट्रैफिक का कंजेशन ऐसे ही रहेगा जैसे आप देख रहे हैं। हाँ देखो जी, अभी तकरीबन आप देख रहे हैं कि संगूर से लेकर तकरीबन सिमरोली तक जो हमारा काफ़ी लैंडस्लाइड्स के कारण, शूटिंग स्टोन्स के कारण रोड वॉश आउट हुए थे, वॉश अवे हो गए थे। तो उसके चलते आप देख रहे हैं कि सिंगल लाइन में ही हमारा अप एंड डाउन चल रहा है। उधमपुर नीचे से लेकर आप एक लेन पूरी ट्रक्स ने जाम करके रखी हुई है, जो लेन ऊपर की तरफ आ रही है जखैनी की तरफ। आगे से आप देखो तब भी हमारे पास एक ही लेन है, एक ट्यूब हम बोल सकते हैं उसको। एक ट्यूब हमारे लिए है संगूर से लेकर पूरा सिमरोली तक। उसी में हमने अप ट्रैफिक भी चलाना है, उसी में हमने एम्बुलेंस भी छोड़नी है, उसी में हमारे ट्रक्स भी जाने हैं, उसी में हमारे ट्रक्स भी आने हैं। ये एक बड़ा कारण है कि जो पस्सी थी अप ट्यूब में वो रिमूव नहीं हुई है। अगर हमारा उधमपुर में वो जो अप ट्यूब की जो, फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।